मेरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं भू चुंबकत्व अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी जो पृथ्वी है, अपनी जो अर्थ है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसे हम क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व। भू मीन्स आपका अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग भू चुंबकत्व अर्थ मैग्नेटिज्म, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। तो देखिए, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्या? पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। वह पृथ्वी के चुंबकत्व को, जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी के चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। इसमें कोई डाउट? कि आपकी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और जो पृथ्वी का चुंबकत्व यानी आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? भू चुंबकत्व बोलते हैं। क्लियर? ये तो ये भू चुंबकत्व की परिभाषा। और इसे इंग्लिश में अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल TERRESTRIL टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो ये तो हुई पृथ्वी भू चुंबकत्व के बारे में आपको जानकारी। आपकी जो अर्थ है वो भी एक चुंबक है। या मान लीजिए आपकी अर्थ भी एक है चुंबक है, वो भी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसे हम बोलते हैं भू चुंबकत्व। चलिए, ये तो होगी बात भू चुंबकत्व की परिभाषा की। अब आगे पता कैसे चलता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि। पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि कि पता कैसे चलता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि कि आपने ये कैसे पता चल रहा है कि आपकी जो पृथ्वी है, जो आपकी अर्थ है, वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसका पहला जो अपने पास एविडेंस है, प्रूफ है, वो है कि जैसे हमने किसी छड़ चुंबक को, किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, तो एक हर जगह ना तैर के एक निश्चित दिशा में आके रुकती है। यानी फिक्स दिशा में आके वो अलाइन हो जाएगी। और वो फिक्स दिशा, वो नियत दिशा होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव तैरती है। तो पहला एविडेंस अपने पास ये प्रूफ है कि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह नियत यानी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है। पहला एविडेंस ये, पहला प्रूफ अपने पास ये। दूसरा प्रूफ अपने पास ये है कि जैसे अपन किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को या किसी लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ दे, तो थोड़े दिन बाद उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यानी वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो दूसरा एविडेंस, दूसरा प्रूफ अपने पास ये था। तीसरा प्रूफ ये है कि जब हम किसी छड़ चुंबक की बार मैग्नेट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते तो कहीं कहीं पर अपने को जो आपकी मैग्नेटिक कंपास है, जो चुंबकीय से डिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब अपने को उस बिंदु पर उदासीन बिंदु मिल जाता है। यानी वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होता। कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर उन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। क्लियर आते हैं? ये कुछ तीन बातें जिनके आधार पर अपने को पता लगता है कि आपकी जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, वो भी चुंबक की तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो पहली लाइन लिखिए, चुंबक के व्यवहार की पुष्टि के अंदर क्या? फर्स्ट एविडेंस, पहला प्रूफ अपने पास जो पहला प्रमाण है इसका, वो है कि किसी छड़ चुंबक को लिखिए, कॉपी और पेन निकालने के बाद लिखिए, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया, रस्सी से बांध के लटका दिया, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में
तैरती है। तो ये हो गया पहला परिणाम, परिणाम नहीं, पहला प्रमाण अपने पास, पहला प्रूफ, पहला इसका जो प्रमाण है, प्रूफ अपने पास। ठीक है, दूसरा है कि किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर उसमें चुंबकत्व के गुण, पूरा तो नहीं बनवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, कुछ गुण आ जाते हैं। सेकेंड, किसी लोहे के टुकड़े को, किसी लोहे के टुकड़े को, किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर, पृथ्वी में अपने इसको गाड़ दिया, पृथ्वी में गाड़ने पर, पृथ्वी में गाड़ने पर उसमें चुंबकत्व के गुण का आ जाना, उसमें चुंबकत्व, चुंबकत्व के गुण का आ जाना, चुंबकत्व गुण आ जाते हैं, चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। ये इसका दूसरा अपने पास एविडेंस है, दूसरा प्रूफ है। तीसरा ये है किसी क्षण चुंबक की, किसी दंड चुंबक की, क्षण चुंबक, दंड चुंबक, बार मैग्नेट एक ही बात है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। उदासीन बिंदुओं का मीनिंग है कि उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। उदासीन बिंदु क्या होते हैं उसकी बात हम डिटेल से एक बार और करेंगे। अभी तो उदासीन बिंदु का सिंपल सा मीनिंग अभी समझ लीजिए कि किसी मतलब वह बिंदु जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यानी उस बिंदु पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और आपका जो दंड चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर और विपरीत दिशा में हो जाते हैं, ऐसे बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका तीसरा प्रूफ अपने पास ये, किसी दंड चुंबक की, किसी दंड चुंबक की, किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना, उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना, उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। उदासीन बिंदु का मतलब वहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। प्राप्त होना, ये कुछ 3 बातें जिनके आधार पर अपने को पता चलता है कि आपकी जो अर्थ है, आपका जो पृथ्वी है वो भी चुंबक की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं इसका क्या पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। रीजन क्या है कि आपकी जो पृथ्वी है वो इस चुंबक की तरह बिहेव करती है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट हो गया हमारा नोट? तो एक बार इसको आप पॉज करके इसकी परिभाषा, ये इसके 3 रीजन जिससे कि आपको पता चल रहा है कि आपका पृथ्वी का जो मतलब कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इन 3 बातों से अपने को पता लगती है बात। चलिए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है क्या, वो क्या रीजन है इसके पीछे कि जिससे आपका जो अर्थ है वो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो आगे लिखिए पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, इसको रब कर रहे हैं ऐसे, क्लियर? ओके, ओके, हटा दो इसको ना। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। नेक्स्ट आपका हेडिंग पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। क्या रीजन है इसके पीछे कि आपका जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो देखो शुरू में मैं इसको कुछ पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, ऐसे पॉइंट्स की तरह। शुरू में प्रारंभ में माना गया, शुरू में माना गया, प्रारंभ में सोचा गया कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत शक्तिशाली क्षण चुंबक गड़ा हुआ है। क्या सोचा गया कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर, इसके मतलब पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली क्षण चुंबक, बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। लेकिन ये चीज, ये धारणा है, जो ये सोचना, ये सिद्धांत था, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मानना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी का जो गर्भ है उसके अंदर का कोर का जो तापमान है बहुत बहुत अधिक है, और इतने हाई टेम्परेचर, इस उच्च तापमान पर कोई पदार्थ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। आपने पढ़ा भी है कि चुंबकत्व को गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है।
तो अंदर का जो तापमान है पृथ्वी के गर्भ का, पृथ्वी की कोर का, वो बहुत बहुत ज्यादा है और इतने हाई टेम्परेचर पर, इतने उच्च तापमान पर कोई पदार्थ मैग्नेट की प्रॉपर्टी, चुंबकत्व के गुण शो प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर बाद में सोचा गया, पहले समझ आ गई कि इसके अंदर एक लंबा सा तगड़ा सा एक चुंबक गड़ा हुआ है जिसकी वजह से पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन ये बात संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है और इतने तापमान पर कोई पदार्थ आपके मैग्नेट की प्रॉपर्टी, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो पहली बात पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है, यानी जो चुंबकत्व यानी चुंबक गड़ा हुआ है, यानी चुंबक गड़ा हुआ है, ये बात संभव नहीं है। फिर आगे देखिए कि एक मतलब एल्सिस यानी नाम के साइंटिस्ट थे, यानी एल्सिस सर, एक मतलब सर्वमान्य सिद्धांत, सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत तो वो है, ये है कि पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में, द्रवित अवस्था में आयंस है। आयंस के अंदर मुख्यतः आपका है फेरस और निकेल, फेरस और निकेल है, और तापमान बहुत ज्यादा तो मेल्ट हो गया मीन्स मतलब पिघल गया, पिघली हुई अवस्था, और पिघल गया मीन्स वो आयंस बन गए। अब देखिए पृथ्वी क्या करती है, अपनी एक्स पर घूमती है, अपनी एक्स पर घूमती है और आगे भी मतलब ऐसे अपनी एक्स पर घूम रही है, अपनी एक्स पर घूम रही है और आगे भी मतलब ऐसे भी घूम रही है और आगे बढ़ रही है, एक्स पर भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो पृथ्वी अपनी एक्स पर घूम रही है, मीन्स पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, और घूर्णन गति कर रही है मतलब इसके अंदर आयंस है, मीन्स आयंस चल रहा है। आयंस चल रहा है मतलब आवेश चल रहा है, आवेश चल रहा है मतलब करंट बन रहा है, करंट बन रहा है मतलब अपने पढ़ा चैप्टर में 7 के अंदर कि एक धारावाही चालकता चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगर इसमें करंट आई बह रहा है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये कुछ बात समझ में आती है, यहाँ ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर गर्भ का तापमान बहुत ज्यादा है और इसके अंदर बहुत सारे जैसे फेरस, निकेल, कोबाल्ट, जिसमें मुख्यतः फेरस और निकेल जिनको पिघल गए मतलब आयंस में परिवर्तित हो गई। अब पृथ्वी अपनी घूर्णन एक्स पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी घूर्णन एक्स पर घूम रही है मतलब आयंस चल रहा है, और आयंस में धनावेश या ऋणावेश चल रहा है मतलब आवेश चल रहा है, और आवेश चल रहा है मतलब आवेश के प्रवाह की दर क्या है, विद्युत धारा, यानी उसके अंदर करंट बन रहा है, और तो वो करंट बन रहा है तो उस करंट की वजह से बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र। यानी पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो चुंबकत्व के कारण तो नहीं हो सकता, चुंबक वाली चुंबकत्व इसके अंदर नहीं हो सकती, लेकिन करंट वाला चुंबकत्व इसके अंदर हो सकता है। ये बात सबसे ज्यादा मान्य, हालांकि अभी भी ये रिसर्च का टॉपिक है, एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी तक भी क्लियर पता नहीं है। एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी तक भी क्लियर पता नहीं है, लेकिन ये सबसे मान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत ये है। आगे बात समझने, तो चुंबक यानी चुंबक वाला चुंबक तो नहीं हो सकता, करंट वाला हो सकता है, ये मानते हैं। सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत यही है, बाकी एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को पता रियलिटी में तो अभी तक नहीं है। ये अभी भी रिसर्च का टॉपिक है, आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो और नोबेल प्राइज जीत सकते हो। चलिए तो आगे लिखते हैं, जो मैंने बातें बोली उसको थ्योरी के अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए पहला रीजन कि शुरू में प्रारंभ में माना गया कि प्रारंभ में माना गया सोचा गया या माना गया, मैं लिखा माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली छड़ चुंबक, पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली छड़ चुंबक या पृथ्वी शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक रखा हुआ है, लेकिन यह धारणा संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है और इतने बड़े टेम्परेचर पर, एक बार मार्कर चेंज कर दें, इतने उच्च तापमान पर कोई पदार्थ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं, ये धारणा संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का तापमान, इसकी जो कोर है, पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है, वह इस तापमान पर
वह इस तापमान पर कोई पदार्थ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात समझने वाली। दूसरे से डायग्राम भी बनाएंगे। एक बार बात लिखो, डायग्राम बनाते हुए दूसरा ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी गर्भ में द्रवित अवस्था में क्या है, मतलब आयंस, पिघली हुई अवस्था में आयंस, द्रवित अवस्था में आपके क्या है, आयंस, ऐसा माना गया शुरू, मतलब आगे लिखिए दूसरा, कि दूसरा यानी कौन सा, एल्सिस्ट के अनुसार, ठीक है, मतलब ऐसा एल्सिस्ट है उसको बताया था, एल्सिस्ट है एल्सिस्ट सर, तो दूसरे यानी पृथ्वी यानी एल्सिस्ट के अनुसार, एल्सिस्ट, ठीक है, एल्सिस्ट मतलब पृथ्वी का जो मतलब चुंबक का जो सर्वमान्य सिद्धांत एल्सिस्ट का माना जाता है, तो एल्सिस्ट के अनुसार, या इसको एल्सिस्ट सर भी बोल देंगे, अपने एल्सिस्ट सर बोलते हैं, फिर एल्सिस्ट के अनुसार ये सर्वमान्य सिद्धांत एल्सिस्ट का है, एल्सिस्ट के अनुसार पृथ्वी के गर्भ में पिघली हुई अवस्था में, दूसरा रीजन, पहला रीजन रहता है, दूसरा पिघली हुई अवस्था में आयंस उपस्थित है, अवस्था में आयंस उपस्थित है, आयन उपस्थित है, जिनमें मुख्यतया फेरस और निकल, जिसमें मुख्यतः फेरस व निकिल है, ठीक है। वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये आयंस विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, ये पृथ्वी घूमने के कारण ये आयंस विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, जिनसे पृथ्वी का चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्या बात समझ आ रही है कि पिघली हुई अवस्था में आयंस है, अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, मीन्स आयंस घूम रहा है तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिनसे पृथ्वी का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, किधर इसका जो अंदर चुंबक है उसका दक्षिण ध्रुव किधर है, भौगोलिक एक्स क्या होता है, भौगोलिक निरक्ष क्या होता है, चुंबकीय एक्स क्या है, चुंबकीय निरक्ष क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ हुई, नॉर्थ से साउथ हुई, तो अपन बनाते हैं इसका डायग्राम, क्या बनाते हैं उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप इतना एक बार पॉज करके ये दो चार लाइन आप दोनों बात आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें, हटा दे इसका ऐसे, ओके। अब देखिए कि मान लेते हैं अपनी पृथ्वी, ये मान लिया अपने क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, ऐसा मैंने मान लिया कि ये अपनी पृथ्वी है, और इसके अंदर मान लेते ये इसका घूर्णन अक्ष है, ये इसका क्या है, घूर्णन अक्ष है, जिसके अबाउट ये पृथ्वी आपकी घूम रही है 24 घंटे में, जो एक चक्कर पूरा कर रही है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का ये घूर्णन अक्ष हो गया, और ये घूर्णन अक्ष पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, ये घूर्णन अक्ष पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काट रहे हैं उनको बोलते हैं एनजी और एसजी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, ठीक है यहाँ तक। और जो एक्स या जो लाइन इसके लंबवत होती है, किसके, ये आपका बन गया घूर्णन एक्स है, इसे अपन बोलते हैं घूर्णन एक्स को ही अपन बोलते हैं, ये इसका हो गया भौगोलिक एक्स, भौगोलिक एक्स, ज्योग्राफिकल एक्स, और भौगोलिक एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है उन्हें बोलते हैं भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, ज्योग्राफिकल, जी फॉर ज्योग्राफिकल, एन मतलब नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। क्लियर आते हैं। और जो लाइन या जो वर्त, एक तरह से वर्त होगा वो, तो वैसे तो जो लाइन इस भौगोलिक एक्स के लंबवत होती है
उसे बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। क्या बोलेंगे? यह आपका बन जाएगा, इसको बोलेंगे भौगोलिक निरक्ष, ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल, भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत। एक्स के लंबवत क्या होता है? निरक्ष। क्लियर? इससे 90 पे। अब देखिए, अब अपन ने सोचा कि इसके पृथ्वी के अंदर एक लंबा सा मोटा तगड़ा बहुत ताजा मतलब तगड़ा चुंबक गड़ा हुआ है। ऐसा सोचा, मान लिया, सोच लिया। सोचने में क्या जाता है कि अंदर ये कोई काल्पनिक चुंबक है, अंदर ये एक इमेजिनरी मैग्नेट गड़ा हुआ है। काल्पनिक चुंबक गड़ा हुआ, सा बड़ा बना देते हैं, एक काल्पनिक चुंबक गड़ा हुआ है। यहाँ अंदर एक काल्पनिक चुंबक गड़ा हुआ है, ऐसा अंदर मान लिया, जिसका जो है ये वाला इसके पास में बनता है, जैसे इसको एम बोलेंगे, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन ये जो इस मैग्नेट का नॉर्थ है, चुंबक का नॉर्थ है, एक तरह से दक्षिण की तरह व्यवहार, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, भौगोलिक उत्तर के पास, इस अंदर जो आपने चुंबक माना है उसका दक्षिण होता है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बुक में से इसको पहले एम बोला है और ऐसा बताया गया है कि बाद में कि यह आपका जो इसका चुंबक यानी पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। मैं इसको सीधा एस लिख रहा हूँ कि इसके पास साउथ, उल्टा मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है एन, यानी इसके भौगोलिक उत्तर के पास जो चुंबक है, काल्पनिक चुंबक, ये काल्पनिक चुंबक अपन ने माना है उसका दक्षिणी ध्रुव होता है, और इस काल्पनिक चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। यानी अपना जो रियल में जो भौगोलिक दक्षिण है, रियल में वास्तव में जो भूगोल और दक्षिण किधर उधर, अगर मान दिशा बना लें कि ये मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब दक्षिण उधर पहचान लो, जो पृथ्वी का दक्षिण है उधर जो अंदर पृथ्वी के अंदर चुंबक गड़ा हुआ है उसका दक्षिण मतलब दक्षिण की ओर, तो कंफ्यूज मत होना, आपका जो दक्षिण है उस और पृथ्वी का जो अंदर चुंबक गड़ा हुआ है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबक गड़ा हुआ है उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव तो है भौगोलिक दक्षिण की ओर, और उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक उत्तरी की ओर। यानी उल्टा समझ लीजिए, डाउट थोड़ी हो रहा है, कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है कि रियल में वास्तव में जो आपका दक्षिण है उधर जो अंदर पृथ्वी में चुंबक गड़ा हुआ है उसका उत्तर है, दक्षिण की ओर उत्तर है, उत्तरी की ओर चुंबक जो है आपका अंदर अंदर अपने मान लिया अंदर ही गड़ा हुआ है उसका दक्षिण है। ऐसा ही माना, देखो उत्तर के पास दक्षिण, दक्षिण के पास उत्तर, ठीक। अब देखिए, और ये जो और इस काल्पनिक चुंबक का जो एक्स है, इस काल्पनिक चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं चुंबकीय एक्स। तो यह आपका बन जाएगा, ये लाइन क्या बन जाएगी? चुंबकीय एक्स। चुंबक एक्स क्या है? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय एक्स बोलते थे। तो इस आपका जो पृथ्वी का चुंबक अपन ने माना है, इसके दोनों ध्रुवों को जो लाइन मिला रही है उस लाइन को अपन बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय एक्स। तो यह आपकी बन जाएगी यहाँ पर चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स। कोई डाउट? चुंबकीय एक्स, क्लियर। और एक बात और यहाँ पे, एक होता है भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक होता है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन है। तो भौगोलिक यामोत्तर जो तल भौगोलिक एक्स से गुजरता है और इससे लंबवत होता है, इससे ऊर्ध्वाधर, इस तल को, जो एक तल है, एक तल में से एक प्लेन है, जैसे मतलब ये कैसे दिखाए, एक प्लेन है, एक मिनट रुकना, जैसे ये प्लेन है, ये मान लो प्लेन है, यहां से इसको काटते हुए गुजरा है, किसको? भौगोलिक एक्स को काटते हुए जो तल गुजर रहा है उसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, और जो तल इस चुंबकीय एक्स को काटते हुए गुजर रहा है उसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर क्लियर, चुंबकीय यामोत्तर क्लियर। अब एक इसमें प्रयोग आती है चुंबकीय निरक्ष। तो चुंबकीय निरक्ष क्या होता है? इस चुंबकीय एक्स के लंबवत, जैसे बुक में इसको वर्त बना रखा है, मैं इसको लाइन से दिखा रहा हूं। चुंबकीय निरक्ष आपका जो होगा वो होगा ये वाला, इसको अपन बोल रहे हैं चुंबकीय निरक्ष। इसको जो वर्त इस चुंबकीय एक्स, अरे भाई भौगोलिक एक्स के लंबवत भौगोलिक निरक्ष, तो चुंबकीय एक्स के लंबवत चुंबकीय निरक्ष, क्लियर। ये आपका बन जाएगा चुंबकीय निरक्ष, ये आपका बन जाएगा चुंबकीय निरक्ष। कोई डाउट? चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष। मैग्नेटिक
इक्वेटोरियल चुंबकीय विस्वत बोल दीजिए, चुंबकीय निरक्ष बोल दीजिए, वैसे इसको वर्त मानते हैं, लेकिन उस वर्त को मैंने एक लाइन से दिखा दिया ऐसे वर्त की तरफ कि जो वर्त चुंबकीय एक्स के लंबवत होता है उसे चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। तो नामकरण में क्या होगा, एक्स के लंबवत क्या होता है, निरक्ष। अरे एक्स और निरक्ष दोनों लंबवत होती है ना, चैप्टर 4 से पढ़ रहे हैं। ये विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक्स और निरक्ष दोनों एक दूसरे से लंबवत, अगर एक्स एक्स आपका एक्स है तो वाई एक्स आपका निरक्ष होगा। तो ये इसको अपन ने एक्स बोला तो एक्स के लंबवत निरक्ष, तो भौगोलिक एक्स के लंबवत भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय एक्स के लंबवत चुंबकीय निरक्ष। अब देखिए ये चुंबकीय निरक्ष है, चलो वो आप बाद में करते हैं। दूसरी बात, ये हो गया भौगोलिक एक्स, ये हो गया चुंबकीय एक्स। तो पृथ्वी का अंदर जो चुंबक है उसका चुंबकीय एक्स और भौगोलिक एक्स एक दूसरे के संपाती ना होकर, मतलब दोनों एक साथ ना होकर किसी कोण पर झुके होते हैं, और उस कोण का जो मान होता है वो होता है 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री, हो सकता है आपकी बुक में 11.5 लिखा हो, मैंने देखा नहीं 11.5, ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है 11.3 डिग्री। हो सकता है आपकी बुक में इसको 11.5 डिग्री बोल रखा हो, राजस्थान बोर्ड की बुक में, आरबीएससी की बुक के अंदर। क्लियर? तो 11.3 डिग्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो 11.3 डिग्री। क्लियर? यानी आपका जो भौगोलिक एक्स और चुंबकीय एक्स है वो दोनों एक दूसरे से संपाती न होकर, दोनों एक ना होकर किसी कोण पर झुके होते हैं, और उस एंगल की वैल्यू अप्रोक्स होती है 11.3 डिग्री। ये हर जगह में चेंज भी हो सकते हैं, वैसे 11.3 डिग्री दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए चुंबकीय जो निरक्ष है इस पृथ्वी को दो भागों में, दो अर्धगोलों में बांटता है। चुंबकीय निरक्ष इस आपकी अर्थ को दो अर्धगोलों में बांटता है, उसको बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो देखिए एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जिस गोलार्ध के अंदर आपका चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? ये आपका बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध। कैसे पता चलेगा? उल्टा सोचना है कि जिस गोलार्ध के अंदर चुंबक का दक्षिण ध्रुव है वो बनेगा उत्तरी गोलार्ध, और जिस गोलार्ध के अंदर चुंबक का, पृथ्वी का जो काल्पनिक चुंबक अपन ने मान लिया अपनी मर्जी से कि है ऐसा अंदर, ठीक है, तो जिस गोलार्ध में चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? तो ये बन जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है आपका? अब खास बात, अगर अपन पृथ्वी के चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो वो कैसे आएगी? देखिए अपन ने इसका जो क्या मान रखा है नोट, तो अगर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे तो जाएगी ऐसे। डायग्राम थोड़ा सा आप सही कर लेना इसको, ठीक है। मतलब ये जो है ना लाइनें कट गई ना, समझ, हाँ लाइन समझ गए नहीं? ये लाइन यहाँ से निकाली ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों ऐसे क्यों खींची? क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर जाती है, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा नॉर्थ से साउथ होती है, और चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्लियर यहाँ तक? और एक लाइन में इधर बनाता हूं, यहां से ऐसे ये हो लो, ठीक है। कैसे गई है? क्लियर हो गया? ये नॉर्थ माना तो नॉर्थ से बाहर निकली और यहाँ साउथ में जाके खत्म होगी। तो ध्यान से देखें तो ये वैसे कौन सा है? भौगोलिक दक्षिण, ये क्या भौगोलिक उत्तर, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है, और अपना जो बाहर चुंबक है उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर लेते हैं अपन। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, और उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, और उसी पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु। बोलो क्लियर हुआ? साउथ से नॉर्थ, यानी आपको रट लेना है समझ में आ रहा तो, कि पृथ्वी का जो चुंबक है उसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। उल्टा रखा ना, उल्टा रखा हो, ऐसा नहीं अंदर से रखा हो, उल्टा है। अपना जो बाहर वाला उससे अंदर उल्टा रखा हो। और बात सही भी है कि जो अपना जो नॉर्थ है, जो सुई है अपने वाली, जो आपके चुंबक से देखिए जो रेड की हुई होती है, यहाँ मेरे पास अभी शायद अभी नहीं है, दिखाई थी आपको शायद एक बार पहले, कि नॉर्थ जो उसका रेड होता है तो वो किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। मतलब
विपरीत प्रकृति के दोनों एक दूसरे का करते हैं आकर्षण। जो बाहर वाला नॉर्थ है वो अंदर वाले साउथ के साथ जाके अलाइन हो गया, चिपक गया उसके पास, तभी तो जाके रुक रहा है। कि नॉर्थ साउथ के पास और साउथ नॉर्थ के पास, तो अंदर तो उल्टा है ना सिस्टम सारा, अंदर उल्टा मान लिया अपन ने, तभी तो जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, दिमाग नहीं घुमाना है कि आपका जो नॉर्थ है, चुंबक की सुई जाके नॉर्थ में रुक गई, मतलब क्यों रुकी कि नीचे साउथ है, वो उसको आकर्षित कर लिया होगा, यानी यहाँ पे उसने खींच कर रखा है उसके ऐसे। आगे बात समझ में, क्योंकि अंदर उल्टा है सब कुछ, अंदर सब कुछ उल्टा है। आगे तो ये सारी बातें मैंने बोली है, उसको शब्दों में लिख लेना है, इन सारी बातों का आपको शब्दों में लिख लेना है। तो लिखे आगे, चले हो गया यहाँ तक। एक बार में थोड़ा सा, चलो बार में डालेंगे मार्कर में एक बार, क्लियर। आगे करें तो लिखें इन सारी बातों को। तो देखिए इधर, ये एक बार आप पॉज करके डायग्राम बना लीजिए, एक बार पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह पर ये लाइन्स है ना, यहाँ से लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे लाइन जा रही है ना, लाइन्स बनानी है यहाँ पे, क्लियर। दिखाई, यहाँ लाइन्स है ऐसे, यहाँ क्या है लाइन्स, कंटिन्यू लाइन खींचिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये चुंबक के निरक्ष है, चुंबक की एक्स के लंबवत चुंबक के निरक्ष, भौगोलिक एक्स के लंबवत भौगोलिक निरक्ष। चलिए तो डायग्राम हटा दे, या डायग्राम रख लेते हैं इसके बराबर में, लेकिन जगह नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा वो डायग्राम को हटा देता हूँ नीचे से, थोड़ा सा यहाँ से ना, ठीक है, थोड़ा बहुत रखते हैं। डायग्राम बना लिया आपने, नहीं आया तो पोज करके बना लीजिएगा डायग्राम, क्योंकि सारी बातें डायग्राम से ही लिखेंगे, सारी बातें डायग्राम से ही लिखेंगे। तो लिखिए, क्या लिखोगे, पृथ्वी का जो घूर्णन एक्स है, ये पृथ्वी का घूर्णन एक्स है, पृथ्वी पॉइंट सा लिखिए, पृथ्वी का घूर्णन एक्स, पृथ्वी का घूर्णन एक्स क्या कहलाता है, भौगोलिक एक्स कहलाता है। पृथ्वी का घूर्णन एक्स भौगोलिक एक्स कहलाता है, पृथ्वी का घूर्णन एक्स भौगोलिक एक्स कहलाता है। वह ये भौगोलिक एक्स तथा यह एक्स तथा यह एक्स तथा यह एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, इन डालनी पड़ेगी। तथा यह एक्स लिखिए, तथा यह एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, उन्हें भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण कहते हैं। तथा यह एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, उन्हें भौगोलिक उत्तर ब्रैकेट में NG व भौगोलिक दक्षिण ब्रैकेट में SG ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। दूसरा पॉइंट, ठीक है, भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ये जो तल है भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो आगे लिखिए, क्या भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल GEOGRAPHICAL ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन MERIDIAN मेरिडियन कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन या भौगोलिक एक्स से। ये एक ऐसा तल है जिस भौगोलिक एक्स से गुजर रहा है और ऊर्ध्वाधर, जिसको काटते इसको चीरते हुए जो तल गुजर रहा है उसे बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर काल्पनिक दंश या काल्पनिक चुंबक के एक्स को चुंबकीय एक्स बोलेंगे।
तो नेक्स्ट लाइन आप इसको यहाँ, इसके बाद में यहाँ लिखा हूँ, इनको हटा रहा हूँ, इनको हटा दूँ। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ ऊपर लिखा हूँ, पॉइंट नंबर 2, यानी पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये इसके बारे में, ये पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक, काल्पनिक आपने मान लिया ही, ये काल्पनिक इमेजिन आपने मान लिया, पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक, पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक के, साथ साथ लिखते रहे जिससे नोट्स आपके तैयार हो जाए। पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक के एक्स को, काल्पनिक चुंबक के एक्स को चुंबकीय एक्स कहते हैं, चुंबकीय एक्स कहते हैं, चुंबकीय एक्स कहते हैं, ठीक है। और चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, देखो ये यहाँ काटा है तो बन गया दक्षिण उत्तरी ध्रुव और इसको मैंने बोल दिया दक्षिण ध्रुव। तो नेक्स्ट लाइन कि चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर, पृथ्वी सतह को जिन दो बिंदुओं पर काटता है, जिन दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, जिन दो बिंदुओं पर काटता है, जिन दो बिंदुओं पर काटता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पृथ्वी के चुंबक का, उन्हें पृथ्वी के चुंबक का, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और कंफ्यूजन, कोई आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास मानना है, यानी भौगोलिक उत्तर की ओर मानना है इसका साउथ, दक्षिण किसका, पृथ्वी के चुंबक का, और भौगोलिक दक्षिण की ओर मानना है चुंबक का उत्तरी ध्रुव। जैसे बुक में इसको एन क्या बोला, बुक में इसको बोला होगा SM, यानी मैग्नेट का साउथ, मैग्नेट का साउथ, यानी एक तरह से बिहेव करता है, व्यवहार करता है उत्तरी ध्रुव की ओर, तो इसको सीधा नॉर्थ लिखा है। आपको ऐसे समझना है, इसका भी मतलब कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि अंदर उल्टा मानना है, क्लियर, दक्षिण ध्रुव कहते हैं, यहां तक क्लियर। अब देखिए जो तल इस चुंबकीय एक्स के ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, यानी ये हो गया चुंबकीय यामोत्तर, एक ऐसा तल जो चुंबकीय एक्स से तो गुजर रहा है और इससे ऊर्ध्वाधर यानी काल्पनिक तल है, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। समझ गए, इस लाइन से तल, जैसे मैंने यहाँ तली, ये चुंबकीय यामोत्तर है, ये भौगोलिक यामोत्तर है, ये भौगोलिक, ये वाला जिसके भौगोलिक एक्स से गुजर रहा है और जो चुंबकीय एक्स से गुजर रहा है और इसके लंबवत है उसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। तो नेक्स्ट जो तल प्लेन, जो समतल, जो तल चुंबकीय एक्स से गुजरता है, मतलब यहाँ लिखा था मैंने क्या कि भौगोलिक एक्स से, यहाँ लिखा चुंबकीय एक्स से, चुंबकीय एक्स से, चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले, चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन इंग्लिश लिख सकते हो, जैसे यहाँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, और इसको बोलेंगे भौगोलिक एक्स और बोलेंगे चुंबकीय एक्स। जो पृथ्वी का जो भौगोलिक एक्स है और चुंबकीय एक्स, वो दोनों एक दूसरे के संपाती ना होकर दोनों एक दूसरे से किसी मतलब दोनों एक दूसरे से 11.3 डिग्री के कोण पर होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बुक में 11.5 दिया, वो मैंने आपको पहले बोल दिया। तो नेक्स्ट लिखिए, भौगोलिक पृथ्वी का भौगोलिक एक्स, मतलब पृथ्वी का भौगोलिक एक्स, पृथ्वी का भौगोलिक एक्स, पृथ्वी का भौगोलिक एक्स व चुंबकीय एक्स, व चुंबकीय एक्स, व चुंबकीय एक्स एक दूसरे के संपाती ना होकर, एक दूसरे के संपाती ना होकर, संपाती ना होकर, संपाती ना होकर एक दूसरे से 11.3 डिग्री के कोण पर
झुके होते हैं, 11.3 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। क्लियर यहाँ तक? एक बार आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? रब कर दो इसका आंसर। क्लियर? हटा दो इसको यहाँ से। क्लियर क्लियर हो गया? अब देखिए कुछ बातें और बच रही है। ये आपका भौगोलिक निरक्ष था जो भौगोलिक एक्स का लंबवत होगा, और ये आपका चुंबकीय निरक्ष था, ये वाला, ये चुंबकीय निरक्ष है। इधर दिखाई नहीं रहा था तो ये आपका क्या है? चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय, ये जो लाइन है, जो लाइन चुंबकीय एक्स, ये चुंबकीय सतह रेखा है, पृथ्वी की चुंबकीय सतह रेखा है, पृथ्वी की चुंबकीय सतह रेखा है। कहाँ होती है? अंदर नॉर्थ का, साउथ से नॉर्थ की ओर। यहाँ ये पृथ्वी का साउथ है, पृथ्वी का दक्षिण है। तो देखिए आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन, पृथ्वी भौगोलिक एक्स के लंबवत वृत्त को बोलते हैं, भौगोलिक एक्स के लंबवत वृत्त को बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। तो नेक्स्ट भौगोलिक एक्स, भौगोलिक एक्स के लंबवत वृत्त, ये लाइन से दिखाया लेकिन वृत्त है। भौगोलिक एक्स के लंबवत वृत्त को सर्कल है, वृत्त को ऐसे वृत्त मैंने काट दिया। भौगोलिक एक्स के लंबवत वृत्त को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। और दूसरा सेम चीज चुंबकीय एक्स के जो लंबवत है, चुंबकीय एक्स के लंबवत जो वृत्त है, ये लाइन से दिखा रखा है, ये जो ये चुंबकीय एक्स के लंबवत जो लाइन है वो तो वृत्त ऐसे इसे काट रखा है, लेकिन मान लो अपने सामने से देखा है तो लाइन से दिखा दिया। तो नेक्स्ट चुंबकीय एक्स के लंबवत, चुंबकीय एक्स यहां लिखा है मैंने, चुंबकीय एक्स के लंबवत वृत्त को, चुंबकीय एक्स के लंबवत, चुंबकीय एक्स के लंबवत वृत्त को क्या बोलेंगे? मतलब भौगोल, चुंबकीय एक्स के लंबवत वृत्त को चुंबकीय निरक्ष, ये वाली लाइन चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए चुंबकीय जो निरक्ष है, चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आगे लिखेंगे पृथ्वी का चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को, चुंबकीय निरक्ष पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग का बोलेंगे गोलार्ध। ठीक है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? तो नेक्स्ट वो प्रत्येक विभाजित करता है जिनको गोलार्ध कहते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? जिनको गोलार्ध, जिनका बोलते हैं, जिनको गोलार्ध कहते हैं, जिनको गोलार्ध कहते हैं, जिनको गोलार्ध बोलते हैं। अब देखिए एक इसमें उत्तरी गोलार्ध और एक इसमें क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं ये वाला हटा दूं, आप ये नोट कीजिए। उसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, डायग्राम में हटा देगा, क्योंकि डायग्राम में बार बार भी काम आ रहा है। तो इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए एक इसमें उत्तरी गोलार्ध और एक इसमें क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। एक है उत्तरी गोलार्ध और एक क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए जिस भाग में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जिस भाग में चुंबक का, कौन से चुंबक का? जो पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक गड़ा हुआ है उसका जो उत्तरी ध्रुव है उस भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो नेक्स्ट लिखिए जिस भाग में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का, जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का, जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव स्थित है, जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव स्थित है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है, उसे क्या बोलेंगे? उसे उत्तरी गोलार्ध। उल्टा बोलना है, जिसमें दक्षिण है उसमें वो उत्तरी गोलार्ध है, और जिसमें उत्तर है वो दक्षिणी गोलार्ध है। जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिण ध्रुव स्थित है उसे उत्तरी गोलार्ध, उसे
उत्तरी गोलार्ध व जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव स्थित है, जिस भाग में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव स्थित है, उसे क्या बोलेंगे? उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, यहां मैंने क्या लिखा है? गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह पर अलग अलग होता है और एक ही जगह पर समय के साथ भी परिवर्तित होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह पर अलग अलग होता है और एक ही जगह पर समय के साथ भी चेंज होता है। एक ही जगह पर टाइम के साथ भी चेंज होगा और हर एक जगह का भी अलग अलग होता है। तो आगे लिखे नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, मीन्स हर जगह का अलग अलग होता है। वह एक ही जगह पर समय के साथ भी परिवर्तित होता है। एक ही जगह पर समय के साथ भी परिवर्तित होता है। एक ही जगह पर समय के साथ भी चेंज होता है। हर एक जगह का अलग अलग होगा और एक ही जगह का टाइम के साथ भी चेंज होगा, लेकिन जब तक अपन जिएंगे तब तक अपनी जगह का एक है। मतलब टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष जो भी है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं आज चलो आ गया यहाँ का कल ही चेंज होगा, ऐसा नहीं होता, तो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, वो एक ही जगह पर टाइम के साथ समय के साथ भी ये चेंज होता है। और लास्ट लाइन से आप लिख लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और ये बात में हेल्प करेगी उदासीन बिंदु पढ़ने के अंदर, जो अभी तक आपने चैप्टर शुरू में देखा था लेकिन मैंने करवाया नहीं था। क्यों नहीं करवाया था? लेकिन मेरा इसका मकसद क्लियर था कि पहले भूत चुंबक तो कराएंगे, उसके बाद कराएंगे इसको, इसलिए मैंने पहले उदासीन बिंदु नहीं करवाए थे, इसी बात को बताने के लिए। तो लास्ट टाइम हो गया, नीचे में उठा दूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको उठाना नीचे से, और लास्ट लाइन आप लिख लीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? भौगोलिक दक्षिण से। भाई देखो यहाँ ये लाइन कहाँ से जा रही है? इधर से। तो लाइन कहाँ से निकलती है? यानी ये नॉर्थ से निकलती है चुंबक में, इसको नॉर्थ माना इसलिए भाई चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ से निकलती है ना, तो इसलिए अपना अंदर उल्टा मान रखा है, साउथ के पास नॉर्थ और नॉर्थ के पास साउथ। बुक में फिर से क्लियर करता हूँ, बुक में यहाँ SM लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला? सॉरी, बुक में यहाँ लिखा होगा SM लिखा होगा और यहाँ बुक में लिखा होगा NM लिखा होगा। मीन्स ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। जो फिर बोला लास्ट में, फिर बोला है लिख के थ्योरी में कि ये चुंबक का जो पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तर की तरह व्यवहार करता है और पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबक का, अपने चुंबक बाहर वाले चुंबक का नहीं, वो पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की तरह व्यवहार करता है। उसको मैंने सीधा इसको साउथ बोल दिया, इसको मैं सीधा नॉर्थ बोल दिया। व्यवहार करता है तो मैं सीधा दिखा दिया आपको। आगे बात समझ में, तो ये बात आप ध्यान रखना, गलत नहीं लिखा है। ठीक है, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा मैंने बताया आपको। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? भौगोलिक दक्षिण से, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर होती है। तो ये था आपका अर्थ का मैंने भूचुंबकत्व का टॉपिक। आई होप आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अंदर उल्टा माना है, बाकी मैंने सारी बातें आपको बता दी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कुछ बता नहीं रहा। बाकी जैसे अभी से मैं पहले वाला पढ़ा था, जो चुंबक वगैरह, चुंबक के मतलब जो दंड चुंबक के मतलब गुण वगैरह, जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं वगैरह,
चुंबक के आघूर्ण वगैरह, चुंबक के द्विध्रुव वगैरह, घुमाने में किया गया कार्य, इस तरह से सारी बातें इसमें हटा दिए। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें पढ़ेंगे भू चुंबकत्व के अवयव और उसका न्यूमेरिकल, जो वहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है या भू चुंबकत्व, यानी आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मांगे, इसको रट लेना ढंग से, ठीक है। आगे बारे बच्चों, धन्यवाद।